बदमाश पति। सूरज अंजलि नाम की एक लड़की से बहुत प्यार किया करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन सूरज एक साधारण परिवार का लड़का था और अंजलि एक ठेकेदार की लड़की थी। एक दिन अंजलि सूरज के पास आती है और उससे कहती है, मुझे माफ कर दो सूरज, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया है, भूल जाओ मुझे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो अंजलि? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेकार है। आखिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? सूरज, मैं अपने बाबा के खिलाफ तो नहीं जा सकती ना, और बाबा ने मेरे लिए जो भी लड़का देखा होगा वो मेरे भले के लिए ही देखा होगा। तुम भूल जाओ मुझे। अंजलि ये बोलकर सूरज का दिल तोड़कर चली जाती है और शहर में किसी रईस लड़के से शादी करके अपना घर बसा लेती है। लेकिन अब सूरज की जिंदगी बिल्कुल बेकार हो जाती है। वो शराब के नशे में चूर हो जाता है, अपना काम धंधा छोड़ देता है और जुआ खेलने लगता है। इस चीज से परेशान होकर एक दिन उसकी माँ लता उससे कहती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही मैं अपने बेटे को खो दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुझे इसका घर बसा देना चाहिए, बीवी आएगी तो शायद सुधर जाए। लता ये कहती है और उसके बाद मोहन नाम के एक किसान की बेटी रीमा के साथ अपने बेटे सूरज की शादी करवा देती है। शादी की पहली रात रीमा कई सपने सजाए सुहाग की सेज पर बैठी होती है और तभी सूरज नशे में धुत होकर आता है और कहता है, तुझे क्या लगता है तूने मुझसे शादी कर ली तो मैं तुझे पत्नी का हक दे दूंगा? ध्यान से सुन ले, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं कभी भी तुझे अपनी पत्नी नहीं मान सकता, समझी तू? अगर आप किसी और से प्यार करते हैं तो फिर आपने मुझसे शादी की ही क्यों? मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? शादी कर लो। मैं रोज रोज माँ की एक ही बात से परेशान हो गया था, इसीलिए मैं तुझे ब्याह कर अपने घर ले आया। अब चुपचाप इस घर में पड़ी रह, समझी? सूरज नशे की हालत में ये बोलता है और तुरंत ही जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। रीमा उसे सहारा देकर उठाती है और बिस्तर पर सुला देती है और खुद पूरी रात जागकर रोती रहती है। लेकिन उसने नसीब से समझौता कर लिया था। दिन गुजरते हैं और एक दिन जब रीमा रोटी बना रही थी और सूरज उसके बगल में बैठकर रोटियां खा रहा था, तभी रीमा से एक रोटी थोड़ी ज्यादा जल जाती है और उस रोटी को वो सूरज को दे देती है, जिसे देखकर सूरज कहता है, ये क्या है? तू मुझे बीमार करना चाहती क्या? मुझे जली हुई रोटी खिला रही है? अजी, आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? थोड़ी सी ही तो जली है रोटी, पर खाने लायक तो है ही ना। अच्छा, तो अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? रुक, तुझे मैं बताता हूँ। सूरज ये कहता है और रीमा जिस गर्म चिमटे से रोटियां सेक रही थी, उस गर्म चिमटे से रीमा के हाथ पर मारता है। अब आया ना मजा? क्या हो गया? थोड़ा सा हाथी तो जला है, काम करने लायक तो है ही ना। सूरज ये बोलकर वहाँ से उठकर चला जाता है और रीमा बेचारी रोती रहती है। ये सब दरवाजे पर खड़ी हुई लता देख लेती है और वो रीमा के पास रोते हुए आती है और कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने अपने बेटे का घर बसाने के लिए तेरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। मुझे लगा था कि शादी के बाद मेरा बेटा सुधर जाएगा, लेकिन इसने तो दरिंदगी की हर हद को पार कर दी है। तू एक काम कर, तू इस घर को छोड़कर चली जा। नहीं माँ जी, मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो ये सब दुख मैं झेल रही हूँ, पर अगर मैं अपने मायके चली गई तो आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार मेरे माँ बाप को ताने दे देकर मार डालेंगे। मैं ये दर्द सह सकती हूँ,
लेकिन अपने मायके वालों की बेइज्जती नहीं। हे भगवान, अब तो तू ही कोई करिश्मा दिखा सकता है। कुछ ऐसा कर कि इस गधे को अक्ल आ जाए। लता ये कहती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन रीमा दुकान से दूध लेकर अपने घर की तरफ आ रही थी। तभी उसे एक कुत्ता दिखता है जो कि बहुत कमजोर सा था और उसे भूख लगी थी। उसे देखकर रीमा कहती है, अरे ये कुत्ता कितना प्यारा है, लेकिन कितना कमजोर है ये। इसे भूख लगी है। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो दूध की 2 थैलियाँ हैं उनमें से एक थैली का दूध मैं इस कुत्ते को पिला देती हूँ। 2-4 दिन तक मैं चाय नहीं पीऊंगी तो हमें पैसों का नुकसान भी नहीं होगा। रीमा ये कहती है और एक थैली फाड़कर उस कुत्ते को दूध पिला देती है। कुत्ता अपनी पूंछ हिलाकर रीमा का शुक्रिया अदा करता है और रीमा अपने घर आ जाती है। अगले दिन रीमा अपनी सहेली विमला, जो कि रीमा के पड़ोस में ही रहती थी, उससे अपने घर के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही थी। तभी सूरज वहाँ नशे में धुत होकर आता है और कहता है, तू यहाँ बाहर खड़े होकर क्या कर रही है? तेरी आशिकी खत्म ही नहीं होती। कितनी बार बोला है घर से बाहर मत निकला कर। घर की बहू है तो घर की चौखट को पार करने की कोशिश भी मत किया कर। अजी आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं तो बस यहाँ पर खड़ी होकर विमला से बातें कर रही थी। इसमें मेरी क्या गलती है? बहुत मुहजूरी करने लगी है तू। चल रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। सूरज ये कहता है और उसके बाद वो रीमा के बाल खींचकर उसे घर के अंदर ले जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ से वो कुत्ता गुजरता है जिसको रीमा ने दूध पिलाया था। कुत्ता रीमा को पहचान जाता है और वो ये देखता है कि सूरज उसे दर्द पहुँचा रहा है और वो कुत्ता न आओ देखता है न ताओ। वो सूरज की टांगों को पकड़कर उस पर काट लेता है। अरे कुत्ते, ये क्या किया तूने? माँ! कुत्ता सूरज को काटकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद सूरज के पैर में बहुत दर्द होता है। रीमा तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसे टीके लगवाती है। रीमा के पास सूरज की दवाई और मरहम पट्टी के पैसे नहीं थे, इसलिए रीमा अपनी शादी के जोड़े को एक पड़ोसी को बेचकर उससे 500 रुपए लेकर आती है। ये सब देखकर सूरज मन में कहता है, आखिर कितना दिखावा कर रही है ये औरत। मैं सब जानता हूँ, कोई भी औरत अच्छी नहीं होती। सारी औरतें ढोंगी और धोखेबाज होती है। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ये सब कर रही है। सूरज के मन में अंजलि के जाने के बाद अब हर औरत के लिए कड़वाहट ही थी और वो इसीलिए रीमा को भी मारा पीटा करता था। लेकिन रीमा पूरे 10 दिन तक सूरज की बहुत सेवा करती है, जिसके बाद सूरज भला चंगा हो जाता है। अगले दिन वो सुबह सोकर उठता है और रीमा को आवाज लगाता है, रीमा, रीमा, अरे कहाँ मर गई? सूरज के कई बार आवाज देने पर भी रीमा नहीं आती, जिसके कुछ देर बाद वो घर के अंदर घुसते हुए सूरज को दिखाई देती है और तब सूरज कहता है, कहाँ मर गई थी तू? ये बता कि मेरे सोने के बाद तू पूरी रात गायब थी ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ सोच समझकर तो बात कीजिए कम से कम। मेरे माथे पर टीका है, हाथों में पूजा की थाली है, तो मैं मंदिर ही गई थी ना। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं सब जानता हूँ, तू जैसी औरत मंदिर के बहाने कौन से पाप करती है। तूने सोचा कि पति ने तो बिस्तर पकड़ा हुआ है तो खूब ऐश करो। सुनिए, आज तक मैंने आपकी बोली हुई हर बात सुनी और आपकी हर बात मानी, क्योंकि आप मुझे सिर्फ मारा पीटा करते थे। लेकिन आज आपने मेरे चरित्र के ऊपर सवाल उठाए हैं, बस अब और नहीं। रीमा अपना सामान बांध लेती है और वो अब ये तय कर चुकी थी कि अब वो सूरज के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि भले ही सूरज उसे पहले मारा पीटा करता था, लेकिन अब उसने उसके चरित्र पर सवाल उठा दिया था। जिसके बाद रीमा बिना कुछ सोचे समझे अपने माँ बाप के घर वापस चली जाती है। उसी शाम को लता सूरज के पास आती है और उसे एक चाबी देते हुए कहती है, ये ले, चाबी रख ले। अरे माँ, ये किस चीज की चाबियां हैं? और ये आपके हाथों में बैग क्यों है? आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ।
क्योंकि जब तुझे ऐसा लगता है कि सारी औरतें एक जैसी होती है, तो फिर मैं भी तो एक औरत ही हूँ ना। तो गलत तो मैं भी हुई ना। माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने आपकी कभी बात ही नहीं की। मैं तो जब तू ये जानता है कि सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, क्योंकि तभी तो तेरी माँ भी उन लोगों के जैसी नहीं है, तो तू ये कैसे सोच सकता है कि जिस बीवी ने तेरा हमेशा साथ दिया, तेरी गालियां सुनी, तेरी मार खाई, वो औरत बुरी हो सकती है? तेरे अतीत की किसी गलती की सजा तू तेरे वर्तमान में मौजूद किसी औरत को कैसे दे सकता है? मैं अपने भाई के घर अपने मायके जा रही हूँ। अगर तू अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर सकता, तो अपनी माँ की क्या करेगा? लता ये बोलकर अपने भाई के घर अपने मायके चली जाती है, जिसके बाद में सूरज को अकेलापन खलने लगता है। उसे वो सारे पल याद आते हैं जब वो रीमा को परेशान किया करता था और रीमा मुस्कुराते हुए सब कुछ सह लेती थी। और उसके बाद सूरज तुरंत ही रीमा के मायके चला जाता है और उसके पैर पकड़कर उससे अपने किए की माफी मांगता है और उसे अपने घर लेकर आता है। कुछ दिनों के बाद लता भी वापस आ जाती है और सूरज लता और रीमा दोनों से हाथ जोड़कर अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वो सुधरने की पूरी कोशिश करेगा। और इस तरह से रीमा का बदमाश पति एक शरीफ पति बने ना बने, लेकिन एक शरीफ पति बनने की कोशिश जरूर करता है। चतुर बुढ़िया। शाम के समय झुमरी अपनी लाठी लिए गांव में घूमने निकलती है। तभी सामने से गुनगुनाते आ रहे भोला से उसकी टक्कर हो जाती है। तभी झुमरी अपनी लाठी से एक फटका उसे मारते हुए कहती है, अरे नालायक, अपनी अखियों के झरोखे को बंद करके चलता है क्या तू? जो तुझे आसपास चल रहे लोग नजर नहीं आते? माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे इस तरह झूमते हुए कहाँ जा रही हो झुमरी काकी? तेरी बारात में नाचने जा रही हूँ। अरे हट, टहलने निकली हूँ मैं। हाँ, दिन भर आपको काम ही क्या है? कभी यहाँ टहलना तो कभी वहाँ टहलना। दिन भर पूरे गांव में भटकती रहती हो आप। ऐसा है कि ये छड़ी मैंने बुढ़ापे में सहारा लेकर चलने के लिए नहीं रखी है, बल्कि इसलिए रखी है कि कोई अगर ज्यादा बकवास करे तो उसे एक जमा के दूं। इस बुढ़िया का सही है, इस छड़ी को अपना हथियार बनाकर घूमती रहती है। इससे पहले कि बिना बात के इस छड़ी से कूद डाले, मुझे यहाँ से निकलने में ही भलाई है। आओ वो काकी, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। भोला कदम बढ़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है और झुमरी भी अपनी लाठी लिए आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर चलने पर उसे बढ़िया सी खुशबू आती है और वो एक घर की तरफ देखकर कहती है, आहा, क्या खुशबू आ रही है। लगता है सविता के घर में पकौड़े तले जा रहे हैं। तभी वो सविता के घर के बाहर बैठ जाती है और उसे आवाज देती है, सविता, अरे ओ सविता, घर पर है कि नहीं? अरे झुमरी काकी, आप मेरे दरवाजे पर? क्या बात है? मैं तो टहलने निकली थी, अचानक घुटनों में दर्द होने लगा तो आकर यहाँ बैठ गई। घुटने तो जवाब देंगे ही ना काकी, उम्र हो चली है आपकी, कहो तो पानी लाऊं आपके लिए? कैसी कंजूस है, पानी पूछ रही है। ये नहीं कि जो पकौड़े तल कर आई है वही पूछ ले। कोई बात नहीं, झुमरी नाम है इस बुढ़िया का, मैं भी पकौड़े खा कर ही जाऊंगी। तभी झुमरी की नजर सामने अपने आंगन में झाड़ू लगा रही रेवती पर पड़ती है। अरे ओ रेवती, क्या बात है, आज तूने पकौड़े बनाए हैं क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने पकौड़े कब बनाए? अरे वहाँ खड़ी क्या बड़बड़ा रही है, जरा इस बुढ़िया को भी तो चखा दे अपने हाथ के पकौड़े। वैसे सही है,
तेरे घर में हमेशा कुछ न कुछ अच्छा बनता रहता है। अरे ओ काकी, इस उम्र में नाक तो तुम्हारी कुत्ते से भी तेज है। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पकौड़े की खुशबू ना मेरे घर से आ रही है। मैं नहीं मानती। अरे तू कहाँ कुछ अच्छा बनाती है अपने घर में, मुझे सब खबर है। तू झूठ तो मत ही बोल। झूठ बोले मेरे दुश्मन, मैं अभी पकौड़े लेकर आती हूँ। झुमरी के उकसाने से सविता घर से गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आती है और चाय के साथ उसके सामने रख देती है। अरे वाह, तू तो सच में पकौड़े ले आई। चल, अब ले आई है तो मैं थोड़ा चख ही लेती हूँ। झुमरी गपागप सारे पकौड़े खा जाती है और डकार लेकर कहती है, अरे वाह रे सविता, बड़ा स्वाद है तेरे हाथों में। हाँ, पकौड़े तो बड़े स्वादिष्ट बने हैं। होंगे क्यों नहीं, मेरे घर में बनी हर एक चीज स्वादिष्ट ही होती है काकी। तू कहना क्या चाहती है? अरे भले तेरे घर में पकौड़े बने हैं, लेकिन स्वाद मेरे हाथों में भी कुछ कम नहीं है। सविता और रेवती के बीच में बहस छिड़ जाती है और उनकी बहस का फायदा उठाकर झुमरी वहाँ से निकल जाती है। और कुछ देर बाद दोनों को झुमरी वहाँ दिखाई नहीं देती, तो दोनों एक दूसरे को घूरते हुए कहती हैं, हाय दैया, ये बुढ़िया कहाँ चली गई? अरे बुढ़िया बड़ी चतुर है रेवती, पकौड़े भी खा गई और हम दोनों में बहस भी करा गई। सही कह रही हो बहन, हम ही बैल बुद्धि हैं जो कि इसकी बातों में आ जाते हैं। झुमरी 65 साल की एक बूढ़ी औरत थी, लेकिन गांव में सभी उसे चतुर बुढ़िया कहा करते थे, क्योंकि वो हमेशा अपनी चतुराई से अपना काम निकलवा लिया करती थी। गांव के मंदिर में हर महीने की पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा होती थी, जिसमें पूरा गांव शामिल हुआ करता था और धूमधाम से पूजा संपन्न की जाती थी। इस बार भी पूजा के लिए तैयारियों की घोषणा पूरे गांव में कर दी जाती है, जिसको लेकर सभी अपनी अपनी राय रखते हैं। भाई इस बार तो मंदिर की पूजा में तो मैं नया कुर्ता पायजामा पहनकर जाऊंगा, जो मैं शहर से खरीद कर लाया था। नए कपड़े छोड़, ये बता कि भगवान को चढ़ावा क्या चढ़ाएगा? अरे सुंदर भाई, भगवान तो सभी को देते हैं, भला मैं गरीब, उन्हें क्या चढ़ावा चढ़ा सकता हूँ? मंदिर की पूजा के लिए बनने वाले प्रसाद में मैं भी हाथ बटाऊंगी इस बार। पिछली बार तो बीमार होने के चलते मैं पूजा में शामिल भी नहीं हो पाई थी। वैसे सविता बहन, मुझे तो हर महीने इस पूजा का इंतजार रहता है जब पूरा गांव एक साथ आकर भगवान के मंदिर में इकट्ठा होता है। सच कहा बहन तुमने, उस दिन की रौनक तो देखने लायक होती है। सभी गांव वाले पूजा के लिए अपनी अपनी तरफ से तैयारी करने में लग गए, तो वहीं गांव का मंदिर प्रशासन भी मंदिर की साज सजावट में लगा था। ऐसे में झुमरी पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों की होने वाली पूजा के लिए उत्सुकता को देखा करती। एक रोज वो बाजार की तरफ जा रही होती है, तभी उसे एक सब्जी वाले के ठेले पर सुंदर दिखाई देता है, जो सब्जी वाले को बातों में लगाकर चुपके से सब्जियां अपने थैले में भर रहा होता है। तभी झुमरी उसकी पीठ पर एक लाठी मारती है और उसके हाथ से सब्जियों का थैला छूटकर गिर जाता है। क्यों सुंदर, क्या हाल चाल है? अरे काकी, तुम हो क्या? ये बुढ़िया पागल है, मेरी अच्छी खासी मेहनत पर पानी फेर दिया इसने। क्या बड़बड़ा रहा है? तुझे कितनी देर से देख रही हूँ। तू सब्जी वाले से बतियाने आया है या सब्जी लेने? आया तो वो सब्जी लेने ही था, लेकिन बातें शुरू हो गई तो होती ही गई। अच्छा, सब्जी ले ली हो तो जरा मेरे साथ बाजार तो चल, कुछ सामान लाना है मुझे। मुझे अकेली बुढ़िया से नहीं उठेगा, तू मेरी मदद कर दियो। मैं अभी तुम्हारे साथ? अरे बहरा है क्या तू? तेरे अलावा और किससे कहूँगी? चल अब। झुमरी जबरदस्ती उसे अपने साथ चलने को कहती है
और सुंदर को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। रास्ते में चलते हुए वो मन ही मन कहता है, बुढ़िया बड़ी चतुर है, अपने काम के चलते मुझे अपने साथ खींच कर ले आई और मेरी मुफ्त की सब्जियां भी छुड़वा दी। जहाँ सुंदर मुंह बनाकर चल रहा था तो वहीं झुमरी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही थी। ऐसे ही दिन बीतता है और पूजा का दिन आ जाता है। सभी सज धज कर पूजा में शामिल होने के लिए मंदिर पहुँचते हैं और झुमरी भी भीड़ को हटाती हुई आगे पहुँच जाती है, जहाँ गांव का मुखिया और उसकी बीवी खड़े होते हैं। तभी मुखिया की बीवी घी के कटोरे में एक सोने का सिक्का डालकर दीप जलाती है, जिसके बाद पंडित जी आरती शुरू करते हैं और कुछ ही देर में आरती खत्म होने के बाद सभी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिसके बाद पंडित सभी को प्रसाद देने लगते हैं। तो मुखिया की नजर उस घी के कटोरे पर जाती है जिसमें सोने का सिक्का नहीं था। पंडित जी, सोने का सिक्का कहाँ गायब हो गया? हाँ, अभी तो सिक्का डाला था, तो एकदम से सिक्का गायब कैसे हो गया? बताओ, भगवान के मंदिर में ही चोरी, और वो भी इतने लोगों के बीच में, भला कौन कर सकता है? कोई भी मंदिर से बाहर नहीं जाएगा। जिसने भी सिक्का लिया है वो लौटा दे। मुखिया के इतना कहने पर भी कोई सामने नहीं आता तो सरिता कहती है, मुखिया जी, भला इतने लोगों में आप चोर का पता लगाएंगे कैसे? चोर बचकर नहीं जा सकता मंदिर से। पंडित जी, आप एक पतीले में पानी भर के दीजिए जरा। झुमरी के कहे अनुसार पंडित जी पानी से भरा पतीला लेकर आते हैं, जिसके बाद झुमरी एक एक करके सभी को उस पानी में अपने दोनों हाथ डालने को कहती है। सभी एक एक करके ऐसा ही करते हैं। ये बुढ़िया करना क्या चाहती है? भगवान जाने, सबकी तलाशी लेने की जगह ये पानी में हाथ डुबोने को कह रही है, बताओ। सभी के बाद अब बारी आती है सुंदर की। जब वो अपने हाथ पानी में डालता है तो उसके हाथों में लगा घी पानी में तैरने लगता है और झुमरी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे लगा ही था कि ये करतूत तेरी ही हो सकती है। मुखिया जी, यही है सिक्का चोर। क्या? लेकिन कैसे काकी? क्योंकि सोने का सिक्का घी में डूबा हुआ था, जिसे निकालने के लिए सुंदर के हाथों में भी घी लग गया और पानी के पतीले में हाथ डुबोने से वो घी पानी में तैरने लगा। सच्चाई सामने आने पर सुंदर की नजरें नीची हो जाती है। सभी गांव वाले उसे भला बुरा कहने लगते हैं और तब वो सभी से अपनी गलती की माफी मांगता है। तो सरिता कहती है, क्या बात है काकी, आज तो आपने अपनी चतुराई का एकदम सही इस्तेमाल किया है। झुमरी मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद सभी में प्रसाद का वितरण होता है और सभी झुमरी की चतुराई की प्रशंसा करते हैं।